वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आ चुके हैं आपके क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस कर ली थी और लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लगने वाला हमारे किसी सिस्टम पर फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। फिर इसके बारे में डिस्कस किया था कि वेक्टर लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, तो वेक्टर लॉ भी हमने चेक कर लिया था, ठीक है, याद होगा आपको। और इसके बाद वेक्टर फॉर्म चेक करने के बाद आज हम आ चुके हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, या फिर फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। तो बच्चों मल्टीपल का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये है कि जो फोर्स होता है वो वेक्टर होता है। फोर्स वेक्टर अगर है तो अगर एक फोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी पर और भी फोर्स लगे, फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लगे तो कोई इश्यू नहीं है, आप फटाफट से जोड़ लेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन द फोर्स आर मल्टीपल डायरेक्शन, ठीक है, अगर फोर्स मल्टीपल डायरेक्शंस में हो तब किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी चार्ज पर, किसी पॉइंट पर इस फोर्सेस को आप कैसे डील करेंगे। तो उसके लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट रहता है कि आप उसे डील करेंगे आपके वेक्टर रूल कि किसी पॉइंट पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, किसी पॉइंट पर लगने वाले फोर्सेस का, सारे फोर्सेस का इवन वेक्टर सम उस पॉइंट पर नेट फोर्स बताता है और उस नेट फोर्स को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द चार्ज, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। लेट्स सपोज दैट यहां पर हमारे पास क्या है, मल्टीपल चार्जेस हैं, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस, दिस इज वन Q1, दिस इज वन Q2, दिस इज वन Q3 एंड दिस इज सच अ Qn। बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस हैं अप टू Qn और देयर इज अ स्मॉल टाइनी चार्ज, पॉइंट चार्ज वी कैन से या टेस्ट चार्ज वी कैन से। तो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज है जिस पर फोर्स में निकालना है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड Q नॉट रखा है, तो इस Q1 के कारण जो फोर्स होगा वो इधर होगा, इसका नाम आप रख दीजिएगा क्या, फोर्स ड्यू टू F1, ठीक है, ये हो गया फोर्स F1। सिमिलरली वी हैव टू टॉक अबाउट Q2, तो ये Q2 भी फोर्स इस पर लगाएगा और बच्चों ये जो Q2 फोर्स लगाएगा इस पर, उसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, कुछ इस डायरेक्शन में, इसको आप F2 लिख सकते हैं क्या। अब इसी तरीके से मैं बात करूं अगर F3 की, तो ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा और इसको आप लिख सकते हैं क्या, F3। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट Qn, अगर Q1 की मैं बात करूं तो Q1 भी लगाएगा और वो हो जाएगा Fn। तो इस तरीके से बहुत सारे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो मैं अगर बात करूं कि Q0 कौन से फोर्स को ऑब्जर्व करेगा, तो हमें कहना होगा कि वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3 अप टू वेक्टर ऑफ Fn सारे फोर्सेस को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में नहीं और ना ही वो किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, वो सारे डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस के ऊपर इफेक्टिव होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे केसेस में हम इसको करते हैं वेक्टर सम। तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं वेक्टर सम। तो ये चार्ज ना इधर जाएगा ना इधर, तो ये जाएगा इनके रिजल्टेंट पर, तो ये कहीं ना कहीं होगा, जो भी होगा इन्हीं के बीच में होगा, ठीक। चलिए बात करते हैं द फोर्स अपॉन द चार्ज, upon one of the charge due to multiple charges has different and in different direction। of course different direction में होगा, डायरेक्शन, hence या फिर therefore the vector sum of forces, the vector sum of all the forces, all the electrostatic forces, all forces upon charge is called
कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ f इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ f1 प्लस वेक्टर ऑफ f2 डॉट 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 वेक्टर ऑफ fn। किसी भी फोर्स को आप पहले डील करिए और फिर उन दूसरे फोर्स को भी डील कर लीजिए। उन दोनों के बीच में पहले आप चेक करिए कि उनके बीच में डायरेक्शन क्या है, उनको सॉल्व आउट करिए, फिर अगले के साथ सॉल्व आउट करिए। मतलब एक एक वेक्टर्स क्वांटिटीज को लेकर के आप उनको डील करेंगे और फिर उनको वेक्टर सम से ऐड करेंगे, तब आपको उस चार्ज पर नेट फोर्स पता चल जाएगा और इसी को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन। आइए चेक करते हैं कैसे लिखा जाए। तो लिखने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा, आइए चेक किया जाए। लेट फोर्स ड्यू टू 1, ठीक है, ड्यू टू Q1 अगर इस पर निकालना होगा तो लिखेंगे F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R 0,1, ठीक है। 0,1 इसका पोजीशन वेक्टर है, 0,1 इसका पोजीशन वेक्टर है, तो 0,1 का स्क्वायर केवल मैग्नीट्यूड है और इसका क्या यूनिट वेक्टर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अदर फोर्सेस के बारे में, ठीक है, ड्यू टू Q2, अगर मैं Q2 की बात करूं तो आप इसे क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लिख सकते हो Q2 Q0 अपॉन R 0,2 स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया और 0,2 कैप हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं nth फोर्स के बारे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 अपॉन R 0n कैप, ठीक है। Hence the superposition must be, सुपरपोजिशन क्या होगा, वेक्टर ऑफ f इज इक्वल टू, यही वाला लॉ लगा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R 0,1 स्क्वायर R 0,1 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन R 0,2 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 डॉट डॉट कर लीजिएगा बच्चों और अपॉन R0n कैप। तो इसी लॉ से आप सारे लॉज को, मतलब सारे फोर्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे किन्हीं दो फोर्स को लेकर के, तो ये जो होगा वो आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट। इन सबका रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में होगा जिसको हम वेक्टर सम से सॉल्व आउट करेंगे। आइए इसका एग्जांपल डील करते हैं, कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ये तो हो गया आपका सुपरपोजिशन, इसको हम डील करेंगे एक एग्जांपल से, ठीक है। आइए देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है मेरे पास, अ स्क्वायर हैज मल्टीपल identical charges has side 1 centimeter. Find force on vertices, one of the vertices, किसी एक वर्टिसेस पर फोर्स निकालना है। तो एक काम करते हैं, हमने डिसाइड कर लिया है एक स्क्वायर, इस स्क्वायर पर यहाँ पे आइडेंटिकल, यहाँ पे आइडेंटिकल, यहाँ पे आइडेंटिकल, यहाँ पे आइडेंटिकल चार्ज सारे इक्वल हैं। इनकी जो साइड है वो मान लीजिए दिया हुआ था क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर, तो सुपरपोजिशन से ही बच्चों ये सॉल्व होगा, बड़ा ही सिंपली सॉल्व होगा, थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, बड़ा सिंपली सॉल्व होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। तो इसकी साइड दी हुई, आपको मैं बता दूं कि ये जो डायगोनल होगा वो 1 सेंटीमीटर होने के कारण ये आएगा 2 √2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब मैं बता दूं कि एक
साइड P, एक साइड Q, यहाँ पे एक साइड R और एक साइड S आपको दे देना। किसी भी एक साइड को सिलेक्ट कर लीजिए। लेट सपोज कर लीजिए, लेट वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन P, यहां पे निकालना। तो आप पहले काम करें कि इस R के कारण यहां पे फोर्स निकालिए, तो ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा और फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा? ऑफ कोर्स अलोंग द लाइन आउटसाइड, क्योंकि ये लाइट चार्ज है और निकालना इस पर, फोर्स का डायरेक्शन इस पर दिखाएंगे। सिमिलरली मैं बात करूं Q पर, कैपिटल Q पर चार्ज जो है वो इस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो अलोंग द लाइन आउटसाइड ये भी करेगा। ठीक है, इसका नाम आप रेफर कर सकते हैं FR, ठीक है, ये F1, और इसको रेफर कर सकते हैं आप F2। ठीक है, ड्यू टू वर्टिसेस Q and R, the force is F2 and F1 respectively परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो F1 और F2 की जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड वाइज वो इक्वल होगी। क्या बोलते हो? और वो होगी कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस आपने 1 सेंटीमीटर लिया था, तो 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल है। अब ये फोर्स आपने जो भी लिखा वो इसकी और इसकी वजह से सेम होगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होंगे ना। इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए बच्चों पहले, इनका और इनका रिजल्टेंट। तो इनका और इनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका मेरे पास दो है। या तो आप इसको रिजॉल्व कर लें, ठीक है, या तो आप इसको रिजॉल्व कर लें, या तो फिर आप इसको रिजल्टेंट से या फिर वेक्टर सम से सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आएगा, इधर आएगा। ये इनका रिजल्टेंट होगा F12, ठीक है, F12। तो ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट F12। नाउ रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज F12 और दैट इज व्हाट? दैट इज, हम बता दें आपको कि राइट एंगल से सॉल्व करिएगा तो ये रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, आगे का टर्म 0 हो जाएगा। और नाउ ये वैल्यू आ जाएगी आपके वेक्टर ऑफ F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻4 और √2। ठीक है, इसका थर्ड इक्वेशन कंप्लीट है। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। और वो डायरेक्शन कौन सा होगा? S2Q। डायरेक्शन क्या होगा? S2, ये P है बच्चों, S2P लिख दीजिएगा। सिमिलरली मैं बात करूं, क्या ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा? तो ये भी अप्लाई करेगा और इसका डायरेक्शन भी अलोंग द लाइन ही होने वाला है। अगेन मैं बात करूंगा, अगेन ड्यू टू S, ठीक है, S, ये वर्टिसेस S के बारे में बात हो रही है। अब S के कारण जो फोर्स होगा वो भी अलोंग द लाइन आउटसाइड ही होगा। और इसको आप क्या लिखिएगा? इसको आप लिखिएगा वेक्टर ऑफ F3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। सेम चार्ज और डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस √2 है बच्चों, तो √2 इंटू 10⁻⁻2 का क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन S2P, इसका डायरेक्शन क्या होगा? S2P, क्योंकि डायरेक्शन देना मस्ट है। इक्वेशन नंबर 4 रेफर कर दीजिए इसको। नाउ मैं बात करूं कि इन दोनों के डायरेक्शन क्या सेम है, तो अब इन दोनों का कोई मतलब नहीं, इनका रिजल्टेंट इधर है और इसकी वजह से भी फोर्स इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो फोर्स निकाल लीजिएगा। तो नेट फोर्स अगर मुझे निकालना होगा तो दोनों को सम कर दीजिए। वेक्टर ऑफ F12 प्लस वेक्टर ऑफ F3 को ऐड कर दीजिए। क्या होगा? ये फॉर्मूला, ये वैल्यू, ये फॉर्मूला दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में Q स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻4 और फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2, ये √2 का स्क्वायर हुआ था 2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इन दोनों में कॉमन बच्चों क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q स्क्वायर कॉमन हो गया। अंदर क्या बच रहा है? 10⁻⁻2 को आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं,
ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू ये प्लस हो गया, यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों 1/2 और ये 10 टू द पावर -4 जो था वो ऊपर आकर के 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 इंटू 10 टू द पावर 4 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 से आ गया। और मैं अगर डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन कैसा होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा S2P होगा। क्लियर हो गया, 3/2 10 पावर 4 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि इधर निकालना होता तो सब जगह फोर्सेस क्या होंगे, वो सेम ही होंगे और सब जगह मैग्नीट्यूड क्लियर होगा, डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड होगा। यही अगर यहाँ पर क्यू के जगह पे माइनस क्यू हो जाता, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज होता तो आपने जो फोर्स को सम कर दिया यहाँ पर वो सम फोर्स नहीं होता, बल्कि एक फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होता। नेगेटिव होने के कारण आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा इसकी वजह से फोर्स इसको पुश करता अपनी ओर और पुल करता अपनी ओर, P2S की वजह से आप इसको सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 1 प्लस ना होकर के 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब मैं बात करूं सुपरपोजिशन के बाद क्या आता है, तो सुपरपोजिशन के बाद हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस? ठीक है, तो जब मैं बात करता हूं कि किसी सिस्टम को, किसी सब्सटेंस को जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज कहां जाता है, तो पहले तो चार्ज ये डिसाइड करता है कि रहना कहां है चार्ज को। चार्ज हमेशा सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में व्हाट डू यू मीन बाय? ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज मीन्स बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑल ओवर, चार्ज का हर तरफ फैल जाना, स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस और सिस्टम, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चार्ज का सरफेस पर पूरी अच्छी तरीके से फैल जाने को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए 3 तरीके का होता है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैज 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स के होंगे बच्चों। कौन कौन से? पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कैसे समझेंगे? तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई रोप है और रोप या फिर वायर है और इस पर चार्ज हमने दे दिया और चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो केवल 1 ही डायमेंशन में होगा, क्योंकि इसमें सरफेस है नहीं, केवल लाइन है। लाइन पर चार्ज यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द लाइन दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जब हो ही गया है तो इसकी डेंसिटी भी निकालेंगे। तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है और डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया, चार्ज का लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो ये हो जाएगा किसी सरफेस पर, कोई मेरे पास सरफेस है और सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली फैल गया है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द सरफेस, व्हाटएवर इट इज, सरफेस यूनिफॉर्मली, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द सरफेस या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, दिस इज सिग्मा। तो क्यू बाई ए से आप रेफर कर सकते हैं बच्चे। सिमिलरली मैं बात करूं थर्ड की, तो यह है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे बच्चों?
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग निकालेंगे, हमारे पास कोई क्या है, क्यूब है या फिर कोई 3D सिस्टम है, इसमें हमने चार्ज दे दिया है अंदर सरफेस को, और ये अगर चार्ज यूनिफॉर्मली अगर सिस्टम में हर तरफ पूरी तरीके से फैल जाए तो इसे हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज हर जगह फैल जाए, ये कैसे पॉसिबल है, कोई कमरे में आपने गैस आयनाइज गैस कर दिया है तो यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से डिफाइन करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बच्चों क्या होता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज रो, रो इज इक्वल टू व्हाट, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्यू बाई वी लिख दीजिए बच्चों इसको, तो ये हो जाएगा क्यू बाई वी। अब बच्चों इस तरीके से ये 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा इसका कूलम, ये कूलम हो जाएगा बच्चों, और पर मीटर, और इसका जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा 80 ऊपर और नीचे बच्चों L, और ये हो जाएगा आपका फाइनली L-1 कूलम का AT, ठीक है। और इस तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हैं, इसका हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका यूनिट, और इस तरीके से आप इसका निकालोगे यूनिट तो ये हो जाएगा आपका कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्ज के अपने फील्ड लाइंस क्या होते हैं, चार्ज का अपना फील्ड क्या होता है, फील्ड का इंपैक्ट क्या होता है, फील्ड को समझेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगले क्लास में मिलेंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।